हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग आंसर की देखेंगे जो आप लोगों का बंद दरोगा का मेंस एग्जाम हुआ है। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का यहां से हो जाए सिलेक्शन। इस आंसर की से आप लोग मिला लेना। हमने कोशिश की है कि इसमें कोई एरर ना हो। मैक्सिमम इसमें एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अगर आयोग चाहेगा तो अपने मर्जी से कोई आंसर चेंज कर पाएगा। बाकी हमने इसको बहुत ही एक्यूरेट बनाया है, तो इससे जो आपका स्कोर होगा उसी के आसपास ही आप मान के चलना कि आपका इतना स्कोर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है? मूल उद्देश्य नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखना। तो वैकल्पिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना, ये था मूल उद्देश्य में। वन उपज के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना और लकड़ी के प्रतिस्थापन, यहाँ से देखना लकड़ी का क्या करना है, प्रतिस्थापन। लकड़ी का उपयोग क्या हो रहा है अभी तक, ईंधन के रूप में और इमारती लकड़ी के रूप में। अब उसका क्या प्रतिस्थापन करना है, मतलब दूसरा विकल्प खोजना है। आखिरी क्या है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना। ये भी था, ये भी था। तो ये वाला आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट देखोगे तो ये नहीं था। देखो इसमें क्या था, लकड़ी का प्रतिस्थापन, ये बोल रहा है ईंधन लकड़ी प्रतिस्थापन बोल रहा है, तो ईंधन लकड़ी की आपूर्ति करना इसमें से नहीं होगा। लेकिन हाँ, जनजातीय आबादी को कुछ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकार देने की बात हुई थी इसमें। बट मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर आप जाओगे तो इस पर जा सकते हो, ठीक है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम कितना आच्छादित हो, वन और वृक्ष मिला के 1/3। ये तो बहुत सिंपल था, लिखा हुआ है आपके। देखो अधिकतर आपके 80+ क्वेश्चंस आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर क्लास से आए हैं। मैं बताता जाऊंगा, जो बाहर होगा सिर्फ वही बात करूंगा कि ये रेगुलर क्लास से नहीं था, नहीं तो जो अंदर रहेगा आप लोग देखते चलो, ठीक है। ये दोनों आपके रेगुलर क्लास से ही थे। तीसरा देखो, पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर किस सन की बात की गई, तो 1894, ये भी था। अगला देखो, गेहूं उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है। देखो गेहूं उगाने के लिए मिट्टी जो है ना, अगर ये यूपीएससी का क्वेश्चन होता तो केवल अगर यूपीएससी के क्वेश्चन में लगा होता है तो वो एब्सोल्यूट टर्म आ जाता है और वो अधिकतर गलत होता है। चूंकि ये यूपी है तो यहाँ पे केवल दोमट मिट्टी आपका सही हो जाएगा। दोमट मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी में गेहूं नहीं होता है, तो लेटेराइट मिट्टी अगर साथ में दे दिया तो नहीं होगा। केवल राख मिट्टी, ये भी गलत है, और रेतीली और राख मिट्टी ये भी गलत है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है, केवल दोमट मिट्टी। फिर दूसरी राष्ट्रीय, अब कुछ लोग इसमें सेंस लगाते हैं कि खाद डाल के ये किया जा सकता है, वो उस पर नहीं जाना। फिर तो ऐसे तो घर के अंदर भी आजकल उगने लगी हैं चीजें, सब्जियां कमरे के अंदर भी। दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को वर्ष कब अपनाया गया, तो 2002। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये सारे कॉपी से आए हैं आपके, ठीक है। जो आपका पहला और दूसरा टॉपिक है उससे ही है सारे। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना उन सभी वन्यजीवों के संरक्षण को अपनाती है। तो इसमें पूछा गया कि किस बेस पे ये संरक्षण की बात हुई है, क्या राष्ट्रीय उद्यान है, क्या इकोसिस्टम, क्या अभ्यारण्य, नहीं। ये है आपका परिदृश्य दृष्टिकोण। जिसने भी टाइगर रिपोर्ट मैंने अभी दी थी आपको लेटेस्ट, वो लाइव वीडियो लिया था टाइगर रिपोर्ट पे, तो उसमें बताया था मैंने कि क्या लैंडस्केप आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। तो यहाँ पे भी लैंडस्केप आधार, और 5 लैंडस्केप में डिवाइड किया था टाइगर रिपोर्ट में इन्होंने इंडिया को। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में कितने विषय हैं, तो 17 विषय हैं। ये बहुत ही सिंपल सा था। अगला देख लेते हैं। 2017 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, बिल्कुल सही। और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के 10 घटक है, नहीं, इसके घटक कितने, 5। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अगला, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों को उनके संबंधित स्थानों के साथ मिलान करें। इनके स्थान कहाँ हैं ये, तो कुद्रेमुख अगर जाओ आप तो कुद्रेमुख कहाँ है, यहाँ पे एक लोया की खदान भी है। बाबा बूदन की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे क्या है, कॉफ़ी वगैरह, इनका बहुत बार जिक्र हुआ। तो ये कर्नाटक हो जाएगा। रायमोना बताया था, रायमोना और देहंग पटकई आसाम के लेटेस्ट नेशनल पार्क थे 2, ठीक है, तो ये आसाम हो जाएगा। केबुल लामजाओ मणिपुर में फुमड़ी नामक वृक्ष होता है, यहाँ पे एक प्रकार की घास होती है, फुमड़ी नामक घास, ठीक है। और जो आपकी लेक है मणिपुर में, लोकटक झील, इसके ऊपर ये घास उगती है और घास के ऊपर ये पूरा नेशनल पार्क है। तो तैरता हुआ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। संगाई नामक हिरन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्लास में पूरी बहुत डिटेल में डिस्कस हुई हैं और वो सारी देखो क्वेश्चन वहीं से आ गए। तो इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बाकी सारे हैं। बहुत ही सिंपल था। ये भी नोट से आया, पूरे जितने भी थे आपके राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ आपके करा दिए थे राज्य वाइज। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य संगाई एल्ड के हिरन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभी बात हुई है, कौन सा? केबुल लामजाओ। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया? कूनो। चीता से संबंधित सारा कार्य कहाँ? यहीं पे हो रहा है। मोदी जी ने यहीं पे चीते छोड़े थे, 2 चीतों की मौत भी हो चुकी है। तो ये सारे देखो वही बोल रहे हैं ना, जो आपकी चीज़ें हुई हैं रेगुलर क्लास और थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो वैल्यू एडिशन, दोनों मिला के अगर आप चलोगे तो 90+ क्वेश्चन होंगे। मैं बताऊंगा जो बाहर से आया है, ठीक है? अभी तक कोई भी बाहर से नहीं आया। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन में निम्न में से किसकी अनुमति नहीं है? तो भारत सरकार अगर अनुमति ना दे तो इन तीनों की अनुमति नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसमें से ए डी ऑप्शन होना चाहिए था, इनमें से सभी, लेकिन इन्होंने गलत दिया। हाँ, अतिक्रमण एक क्या है? इलीगल वर्ड है। अतिक्रमण की अनुमति कोई दे नहीं सकता है। तो अगर ये थोड़ा दिमाग लगा के बनाया होगा तो अतिक्रमण पे चले जाएंगे, और नहीं बनाया होगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बेहाली आरक्षित वन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आसाम में। फिर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य द्वारा संरक्षित है? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य द्वारा संरक्षित है? इस पर बात हुई है, देखो पन्ना के बारे में बात हुई है, जो केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, तो यहीं से इसका 25% एरिया डूब जाएगा। करंट में बहुत डिटेल में कराया था कि केंद्र सरकार ने इन लोगों को बोला है, एमपी को क्या बोला है कि आप इसकी जगह एक और आसपास इसी के बोलो जिसको हम टाइगर रिजर्व का विस्तार कर सकें, जिससे यहाँ के जो टाइगर हैं वहाँ जा सकें, उनका एरिया जो कम हो रहा है। अगला निम्न में से, तो इसका क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। निम्न बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करें। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं और उनके संबंधित राज्य। तो देहांग देवांग कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में, सबको पता है। मानस कहाँ है? आसाम में, मानस आसाम में, ठीक है। नंदा देवी सबको पता है, उत्तराखंड में। और सिमलीपाल उड़ीसा। तो जितने भी, तो लोग बाग देखो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे कि टाइगर रिजर्व सर कौन सा पूछा जाएगा, इतने सारे नेशनल पार्क कौन सा। मैंने सिंपल सा बोला था, जो न्यूज़ में रहते हैं या जो फेमस हैं वो 40-50 ही हैं, उनमें से ही घूम घूम के ये लोग पूछेंगे। अभी जितनी चीज़ें बोली थी आप लोग देखोगे ना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही निकली हैं, जो भी बोलते जा रहे हैं। जिन्होंने शुरुआत में भरोसा नहीं किया, बाद में भी नहीं किया या लेट किया, वो अब थोड़ा सा अफसोस कर रहे हैं। वो मेरे पास ऐसे कम से कम 50 मैसेज आ चुके हैं, जो या तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं लोग, या थोड़ा सा अफसोस हो रहा है उनको, सर लेट जुड़े या मानी नहीं बातें कुछ। तो ये होता है, थोड़े से टीचर्स क्या है ना, बाढ़ आई हुई है यूट्यूब पे, तो कोई कुछ भी करके थोड़ा सा दिखा देता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो थोड़ी सी ब्रांडिंग दिखा देते हैं, तो इस वजह से लड़के फंस जाते हैं, फिर फीस वगैरह सब बर्बाद चली गई उनकी। खैर कोई नहीं, टाइम जो है आपका बहुत ज़्यादा कीमती है, अब से थोड़ा सोच समझ के फैसले लेना। सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई। तो सामान्य सिद्धांत की बात हो रही, तो मैंने बताया था कि नॉर्मली 10 किलोमीटर तक ESZ बनाना है, लेकिन इसको कठोरता से लागू नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मिनिमम 1 किलोमीटर तक भी आप बनाना ही बनाना है ये तो। लेकिन मुंबई का एक जो पार्क था राजीव गांधी वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट ने छूट भी दे दी थी, ठीक है। वो देख लें राजीव गांधी था कि संजय गांधी। किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण ESZ है, मतलब इको सेंसिटिव जोन? छत्तीसगढ़। ये तो पूरा कॉपी में लिखा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों के आसपास ESZ क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार का क्या शॉक एब्जॉर्बर, ये बताया था मैंने कि ये क्या करते हैं, ESZ बना देते हो तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जो मानवीय गतिविधियां होती हैं तो वहाँ से कोई भी हानि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। दूसरी चीज़, यहाँ से जो वन्यजीव निकलते भी हैं तो वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाते हैं, ये प्रूव्ड फैक्ट है। तो मानव वन्यजीव संघर्ष भी कम होता है। निम्न कथनों पर विचार करें। तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र क्या है? उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही। इन जो है ESZ इन क्षेत्रों में कृषि या बागवानी प्रथाओं में प्रतिबंध है, ये गलत है क्योंकि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ESZ क्षेत्रों में वनों की कमी मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वनों की कमी को भी कम करते हैं, मतलब वनों की कमी में क्या है, वनों की कमी नहीं होती है इसकी वजह से, ESZ की वजह से। और प्लस मानव पशु संघर्ष को तो ये कम करते ही हैं, तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल टाइगर रिजर्व है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से? ये सबको पता है, ये तो कोई भी गलत नहीं किया होगा।
नागार्जुन सागर श्रीशैलम। छोटे वाले में लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन था, कुछ लोग बोर पे थे, बट बोर नहीं रहा था, नामेरी हो गया था ओवरऑल में। और अगर केवल कोर एरिया देखोगे आप तो ओरांग का सबसे कम था। ये मैंने बाद में कराया भी ताकि अगर ये आ जाए। निम्न में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? तो केरल में कौन सा नहीं है? मयूरभंज। ये कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा। सिमलीपाल नामक जो आपका है नेशनल पार्क, वो क्या है, उसका कुछ एरिया भी इसी में आता है। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस मनाया गया था। भारत में वो कहाँ मनाया गया था? तो पेरियार में। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। निम्न टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्य स्थानों के सुमेलित करें। तो देखो रामगढ़ बिस्दारी कहाँ है? राजस्थान में। वो भी छोड़ दो, चलो ये भी नहीं पता। रानीपुर पता है ना, लेटेस्ट बना है, करंट में भी कराया है, उत्तर प्रदेश में था। सतपुड़ा एमपी में था, सतपुड़ा एमपी में और रानीपुर उत्तर प्रदेश में। पेंच आपका महाराष्ट्र और रामगढ़ बिस्दारी आपका कहाँ? राजस्थान है। तो दो भी आप निकाल लेते तो यहाँ से निकल जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? सी। इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? बहुत ही सिंपल आ गया। इकोटोन तो हमने बहुत डिटेल में किया था, लेकिन आ गया दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र। तो परिभाषा आ गई उसकी, तो डी इसका होगा। निम्न में से किस कारण से पारिस्थितिक असंतुलन किस कारण से होता है? ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें, सबसे हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन अपने आप को मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। तो पहले जीवित जीवों की अपेक्षाकृत स्थिर विविधता। देखो विविधता है, जैव विविधता है, वो बढ़ नहीं रही है, स्थिर हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कम हो रही होती तो ज़्यादा दिक्कत होती। दूसरा क्या है? क्रमिक परिवर्तन केवल प्राकृतिक उत्तराधिकार के माध्यम से होता है। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, और परिवर्तन अगर मानव जनित हो तब ज़्यादा दिक्कत है। तो ये भी सही है आपका। नई प्रजातियों का परिचय। हाँ, नई प्रजातियाँ आएंगी तो क्या असंतुलन होने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है फिर इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी या रिएक्शन होगा, तो फिर कुछ प्रजातियाँ नष्ट भी होंगे। तो ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बाकी चीज़ें भी थोड़ा बहुत कर सकती हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाना है तो ये है। फिर निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है? अपराध। ये तो सिंपल सा फैक्ट है। प्रेरी और स्टेपीज प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, ये सारे घास के मैदान में मैंने बताया है। प्रेरीज कहाँ है, स्टेपीज कहाँ है, पुस्टाज कहाँ है, बेल्ट कहाँ है, सवाना कहाँ है, पार्कलैंड, सबको न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं इनको, हैं, सबकी बात हुई है, बहुत डिटेल में हुई है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी? धाराएं तो इतनी डिटेल में कराई थी, इतने बार कराई थी, प्लस वीडियो आए थे, लाइव सेशन आए थे, इतना इजी बना के दिया था आपको कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सुपर ग्रुप के और पेड ग्रुप के, इनकी धाराएं एक भी गलत नहीं हुई किसी की। तो धारा 8 में क्या? वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित थी। धारा 13 वो रिकॉर्ड बनाता है, अभिलेख बनाता है जिसको बोलते हैं। इसके बाद वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो वनोपज जो है, जितनी भी परिभाषाएं मैंने बताई कि धारा नंबर आपके 2 में रहती हैं, तो धारा 2, चूंकि सारे विकल्प इतने दूर दूर हैं, अगर 2 वन 2 3 होता तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते। बाकी ये भी डिटेल में कराया है कि 2 वन के तहत क्या है, 2 3 के तहत क्या है, तो धारा 2 4 हो जाएगा। अगला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे परमिट में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुमति दे सकता है? तो किस काम के लिए दे सकता है? पहले मैंने बताया कि अगर मानव के लिए खतरा हो। दूसरा काम क्या होता था कि अगर वो ऐसी बीमारी से हो जो ठीक ना हो तो दे सकता था, और दूसरे और पर्पज क्या थे कि वैज्ञानिक अनुसंधान था, उसके लिए भी ये क्या है, शिकार की अनुमति दे सकता है। बहुत ही सिंपल था। निम्न में से किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? मिस्र शर्म शेख नामक जगह पे हुआ था ये। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का IPCC जो पैनल है वो कितने तक ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना चाहता है? देखो थोड़ा सा इसमें फैक्ट है कि 2015 तक ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी 0.87 डिग्री सेल्सियस तक हो चुकी है। ठीक है, 20 तक ये 1.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुकी होगी आराम से। IPCC की ही रिपोर्ट है। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस तक तो इनके लिए नामुमकिन है कंट्रोल करना। अब ये क्या चाह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये था कि अगर यहाँ तक इतना करेंगे तो फिर ये 2 डिग्री सेल्सियस पे कैसे स्थिर रख पाएंगे। देखो इसके बाद 2050 तक इन्हें क्या करना, नेट कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो वाली स्थिति प्राप्त करना है। तो अगर 2 डिग्री सेल्सियस 50 तक हो गया, बढ़ गया, तो फिर नेट जीरो आ जाएगा, उसके बाद तो बढ़ना है नहीं। तो ये सेम चीज़ है, इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे जा सकते हो, बट कुछ लोग अभी भी 1 मान के बैठे हैं जो वो करके आए हैं। कोई बात नहीं, बट मेरे हिसाब से ये होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? तो इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलिएंट अलायंस,
किसने? स्पेन ने। UNGA में इसने प्रस्ताव भी रखा था इसके लिए जनरल असेंबली में। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? तो कथन गलत देखना है तो गलत देखो, सीधा गलत पे आ जाओ कि COP26 में मोदी ने कितना 500 गीगावाट की बात की थी, ना कि 250 की। बाकी सब सही है, क्योंकि इन्होंने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की थी। बोला था कि 2070 तक हम क्या नेट जीरो प्राप्त कर लेंगे। एक लाइव प्रोग्राम मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया से लॉन्च किया था। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस जी भी आए थे यहाँ पे। तो ये पूरा वैश्विक है लाइफ, इसको लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नाम दिया कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो ये भी सही हो जाएगा आपका। तो केवल 2 क्या है? गलत है। अगला आ जाते हैं 37। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन ये डिलीट होगा अगर लोग चले जाएंगे। कि 1997 में होना चाहिए कि किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई? तो ये कौन सा? क्योटो होना चाहिए। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में निम्न में से किस अधिनियम में पेश किया गया? तो लोकसभा, ये मैंने अभी कराया था, देखो जो करंट का हो रहा था वैल्यू एडिशन, उसमें कराया था कि भारत भी अपना खुद का एक कार्बन मार्केट बना रहा है। कार्बन मार्केट बना रहा है तो एक बिल भी आया था, और बिल कौन सा था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। इसमें इन्होंने पूरा एक ढांचा दिया था, तो उसी की बात हो रही है। देखो हर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आपका क्या है? आपके रेगुलर क्लास से ही है। जो लोग भी 90 से कम करके आए उन्होंने थोड़ा निराश इसलिए किया क्योंकि कम से कम कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होने चाहिए थे जो हर एक चीज़ को, हर एक सिंगल चीज़ जो मैंने बोली है वो सुनी हुई होनी चाहिए थे, उनको याद होनी चाहिए थे, और वो अप्लाई करके आना चाहिए था। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री, हाँ ये एक बाहर से आया है, कार्बन रजिस्ट्री का नाम नहीं कराया, ये होगा आपका क्या? CRI, कार्बन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर निम्न कार्बन के संबंध में VER, ये देखो पूरा कॉपी से, वॉलंटरली इमिशन और रिडक्शन। तो इमिशन रिडक्शन बी हो जाएगा इसका, वॉलंटरली इमिशन रिडक्शन। अगला, निम्न में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो क्या ऐसा काम करोगे जिससे मृदा अपरदन रुक जाएगा? वनीकरण। बहुत ही सिंपल है, वृक्ष की जड़ें या वृक्ष जो होते हैं मृदा के कटाव को रोकते हैं। वनीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो वनीकरण प्रक्रिया किस चीज़ के लिए आवश्यक है? तो सेम क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, सेम ही चीज़ है बस। तो वनीकरण की प्रक्रिया मिट्टी संरक्षण, मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है। और संरक्षण कैसे होता है? कि मृदा का अपरदन रोकता है। तो सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया इन्होंने। निम्न में से किससे व्यापक मृदा अपरदन होता है? तो व्यापक मृदा अपरदन, स्थानांतरित कृषि करते हो तो वनों को क्या नष्ट कर देते हो, फिर क्या है वहाँ पर मृदा अपरदन होता है। परत का क्षरण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप समतल भूमि पर होता है? तो परत क्षरण, जो परत क्षरण होता है वो भारी वर्षा से होती है, भारी वर्षा होती है और ऊपरी परत बहा के ले जाती है। ये तो मैंने बहुत डिटेल में एक एक शब्द लिखवाया कि रेल अपरदन क्या होता है, अवनाल का क्या होता है, बूंद अपरदन क्या होता है, परत अपरदन क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैंने दिया है, कृषि वानिकी तंत्र बता देता हूँ। नहीं इसमें नहीं दिया, और आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा। तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अगला आ जाते हैं वानिकी के संबंध में FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कितने बार इसका नाम लिया है? इटली में इसका मुख्यालय है। ये भी बताया था कि पिज़्ज़ा मेनली इटली के लिए फेमस है, तो पिज़्ज़ा से लगा लिया और उसका अनुमान। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निम्न में से क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? बहुत बार बात हुई है, क्या बोला? हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV, जो अधिक उत्पादकता वाले बीज हैं उनका प्रयोग हो रहा था। खाद का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा था, सिंचाई का हो रहा था, जुताई का हो रहा था, मशीनीकरण, ये सब थे। तो क्या हो जाएगा? और ये मैंने एक टेस्ट लिया था UPSC लेवल, उसका पहला क्वेश्चन ही था ये कि हरित क्रांति से संबंधित 7-8 ऑप्शन थे उसमें। तो अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज। भारत में खेती के एक आदिम रूप झूमिंग को बेवर या दहिया, ये तो हमने इतना डिटेल में कराया था कि विश्व में भी करा दिया था कि हो कहाँ बोला जाता है, रे कहाँ बोला जाता है, वियतनाम में क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका MP हो जाएगा, बेवर या दहिया MP में बोला जाता है। भारतीय वन अधिनियम, इंडिया की तो कराई थे सारे राज्यों की। भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति? एक सज्जन इसको बता रहे थे कि धारा 2 में होती है। तो बस यही है, उनके स्टूडेंटों का देखो वो किस लेवल का भला करते हैं।
बट ये धारा 4C थी, अगर टोटल बताओ एग्जैक्ट तो 4C। इसमें जैसे ही मैंने वन बंदोबस्त शुरू होगा ना, उसके बाद वन बंदोबस्त अधिकारी आएगा और पहला लाइन ही यही है कि इसकी नियुक्ति इस धारा के थ्रू होती है। निम्न में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाली अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए भूदैतीय आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अधिनियम है ये आपका? सबको पता है, इतनी बार बात हुई है कि जो लोग 75 साल से रह रहे हो या 3 पीढ़ी, 25 साल की एक पीढ़ी होती है, 4 हेक्टेयर तक भूमि मिलेगी। तो ये कौन सा हो जाएगा? वन अधिकार अधिनियम 2006। निम्न में से क्या वन बंदोबस्त विंग की गतिविधि है? तो वन बंदोबस्त अधिकारी है जो पूरा एक कार्यालय होता है, इसका मेन काम क्या है? सीमांकन करना, विवादों को निपटाना, जिसकी अंदर भूमि उनके दावों को निपटाना, स्वीकार करना, अस्वीकार करना। तो सीमा स्तंभों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन। निम्न में से कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रख रखाव के लिए सहायक है? तो सरकारी मंचों की बात हो रही है। तो ये देखो, इसमें कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं, कुछ ये दोनों है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में। देखो, भूमि किसका विषय है? भूमि राज्य का विषय है, ठीक है। तो ई धारा करके गुजरात में आपका सेम काम करता है, अभिलेखों का पूरा हिसाब किताब इसमें होता है, प्लस म्यूटेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ई धरती आपका राजस्थान का है, ठीक है। तो दोनों की बात हो रही है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें मुझे लगता है ई नाम आपको पता है, मंडी है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई करके। तो ये मंडियों को एकीकरण किया गया ऑनलाइन। तो ये आपके दो में से दोनों सही होंगे मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन का थोड़ा देखना डिस्प्यूट बात। फिर अगला, निम्न में से कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित है? तो आरक्षित वन, म्यूटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, है ना, इन द रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये तो बहुत डिटेल में कराया है। और पूरा अधिनियम कौन सा है? वन संरक्षण अधिनियम 1980। अभी हाल में इसमें कुछ संशोधन हुए थे, कितना टाइम चाहिए इस समिति को, गैर खनन परियोजना, खनन परियोजना, ये सब इसी का ही तो रिलेटेड था। वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी कौन देता है? पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीटेड होके आया, कहीं और भी आया था। गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त निम्न में से कौन सी? तो सबसे महत्वपूर्ण तो और भी थी, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है तो ये हो नहीं सकती गहन उपयोग, मैंग्रोव हो नहीं सकता, विदेशी प्रजातियों उन्मूलन हो नहीं सकता। तो इनमें सबसे अप्रोप्रिएट यही है, प्रतिपूरक वनीकरण। कैंपा फंड भी इसी के लिए बनाया गया था। निम्न में से कौन सा FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो कौन सा किया? थर्ड, इस बार ये था। ये थोड़ा बाहर से आया, जो बाहर से आए उनकी मैं बात कर रहा हूँ, देख लेना आप, गिने चुने बाहर से आए, बाकी सब नोट से आया, वो भी रेगुलर क्लास से। सोचो, रेगुलर क्लास सिर्फ 26 क्लास 30-30 मिनट की अगर पढ़ लिए होते तो आप लोग 85+ आराम से करके आते। निम्न में से कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो इसका दीर्घकालिक लक्ष्य देखो, एक तो इसका है कि जागरूकता फैलाना, ये तो उसमें था, शामिल था। लेकिन जो दीर्घकालिक और सबसे अप्रोप्रिएट लक्ष्य था वो यही था कि जो पारंपरिक आप प्रथाएं हैं अग्नि को रोकने की या प्रसार को रोकने की, उनमें सुधार किया जाए, आधुनिक तरीकों को उनसे नियोजित किया जाए और वनाग्नि को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु, नियंत्रित करने हेतु प्रयास किया जाए। तो सबसे अप्रोप्रिएट यही होगा। बाकी ये भी था कि सीमावर्ती समुदायों के साथ साझेदारी करना, लेकिन इसको संस्थागत बनाने की बात नहीं होती, नहीं तो वहाँ पे कोई संस्था और उसके सदस्यों का भी जिक्र होता, वो चीज़ नहीं थी। तो ये गलत हो जाएगा, आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट सी होगा। सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? तो उपग्रहों की बात हो रही, तो एक मोदिश करके उपग्रह है, ये सक्रिय आग के लिए ही होता है मेनली। दूसरा आपका है इनसेट 3D। इनसेट 3D क्या होता है? मौसम का, मौसम, तापमान और आपदा वगैरह से तापमान में वृद्धि, इन सब का अध्ययन करता रहता है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं और पूरा पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करते रहते हैं। बताएंगे कभी जब इसरो पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे कि रिमोट सेंसिंग क्या होते हैं, कम्युनिकेशन उपग्रह कौन से होते हैं, जो आपकी अर्थ भूस्थितिक कक्षा होती है उसमें कौन से उपग्रह जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या नहीं है। बस अभी तो इतना समझो कि इसका कौन सा सही होगा, 1 और 4 डी में। फिर निम्न में से कौन सी आग तीव्र होती है और अक्सर इसे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है? देखो, इसमें अगर इको स्टोर्म होता, इको स्टोर्म तो वही सही होता है, लेकिन इसमें इको स्टोर्म है नहीं। तो इनमें सबसे तीव्र छत्र अग्नि होती है, क्राउन या कैनोपी फायर जिसे बोला जाए। निम्न वन उत्पादों को उनके संबंधित पौधों को, देखो ये क्वेश्चन ये भी बाहर से आया है, ये मैंने बोल दिया था स्टूडेंट्स को, वो बोल रहे थे कि सर वनस्पति नाम बहुत सारे याद कर लें क्या। मैंने बोला एक आध क्वेश्चन आएगा भी तो वो ऐसा आएगा कि आप नहीं कर पाओगे याद। अब ये गोखरू का कहाँ से याद करने जाते हैं आप, कहाँ मिल जाता आपको?
काजू की गुठली का कहाँ से याद करते? तो ये आ गया आपका, इसका सीधा आंसर जान लो क्या है आपका, सीमा। अगला देख लेते हैं, बंधन योजना। बंधन योजना बहुत डिटेल में कराई है, कौन संचालित करता है? ट्राइफेड। लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो श्रावित होता है, कौन श्रावित करता है? लाख नामक का एक कीट भी होता है, जो कीट होता है वो श्रावित करता है, ठीक है, तो कीट आ जाएगा इसमें। सामुदायिक दावतों अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कप और प्लेट बनाने के इस्तेमाल किया जाने वाला लघु उत्पाद कौन सा है? माहौल के पत्ते। माहौल नामक वृक्ष के चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं जिससे पत्तल दोना वगैरह बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणन संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? ये मैंने बताया था, NCCF 2015 में बना है। PEFC जो है उसका एक अनुषंगी संगठन है, उसके अंडर में काम करता है, इसी के स्टैंडर्ड फॉलो करता है और इंडिया का है, ठीक है। PEFC आपका यूरोपियन का है। वन प्रमाणन से संबंधित FSC का पूर्ण रूप बताओ। ये जैसे ही आप कॉपी खोलोगे उसमें लिखा है फॉरेस्ट स्टीवार्डशिप काउंसिल, कब है, कहाँ इसका मुख्यालय, सारी चीज़ें हैं, तो बस फॉरेस्ट स्टीवार्डशिप काउंसिल आ जाए। वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो जेनेवा। जो लोग भी यहाँ से नहीं जुड़े थे उनको बहुत मुश्किल हो गया होगा 55+ वो करना। अब लोग जुड़े कैसे? यूट्यूब पे तो हमने हर चीज़ फ्री में दी थी, तो वहाँ से देख रहे होंगे, तो कम से कम नहीं तो 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ रहे थे, सीरियस भी इतने ही थे आई थिंक, तो वीडियो तो देखें, बट जो लोग और पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनकी इतनी बार प्रैक्टिस हुई, MCQ हुए, वैल्यू एडिशन, रिवीजन, कि उनके तो गलत होने बनते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ देखो, प्रोग्राम फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, PEFC का बात हो रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। निम्न में से कौन सा FSC फॉरेस्ट स्टीवार्डशिप काउंसिल प्रमाण पत्र नहीं है? तो प्रमाण पत्र कौन सा नहीं है? एक आपका चेन ऑफ कस्टडी है, ये वन संचालन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भी है, और कंट्रोल बोर्ड ये भी है। ये मैंने बताया था कि जो चेन ऑफ कस्टडी के आगे ही आ जाता है कंट्रोल ऑफ बोर्ड, क्योंकि जैसे ही वन की लकड़ी जंगल से निकलती है ये उसको पूरा अपने नज़र में रखते हैं और लास्ट तक जब फर्नीचर बन के बिक नहीं जाता तब तक रखते हैं, तो बोर्ड कंट्रोल भी करते हैं। ये नहीं होगा फॉरेस्ट स्टीवार्डशिप, ये तो इनका नाम ही हो गया, ठीक है, तो C आ जाएगा सही। भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को चुनें। तो मानव हाथी संघर्ष के लिए मैंने बताया था, एक अवरोध बाड़ लगा देते हैं, दूसरा निवारक विधियाँ, निवारक विधियाँ वो होती हैं जो बाद में प्रिवेंट करें, मानव हाथी संघर्ष को रोकें, पहले एक सारी चीज़ें की जाती। एक इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, विकर्षक तरीके जिसको बोलते हैं रिपेलेंट मेथड। ये क्या होता है बता देता हूँ। जैसे आप मिर्च वगैरह जलाते हो, मिर्च, अदरक वगैरह, नीम की पत्तियाँ, इसकी स्मेल से क्या है जानवर भाग जाते हैं, तो ये बहुत तरीके हैं, तो ये भी अब इंडिया में अपनाने लगे हैं, तो तीनों सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। निम्न में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका है? तो मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका कौन सा? वन्यजीवों को मारना बिल्कुल नहीं है, वन्यजीवों को चिड़ियाघर में बिल्कुल नहीं है, जब फिर नहीं, ये क्या है, एक रोशनी होती है, तीव्र रोशनी, उनको जला दो तो डर के भाग जाते हैं, तो ये सही हो जाएगा D में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्यजीव संघर्ष मुख्य रूप से मानव के बीच रिपोर्ट किए गए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ लोग हाथी में भी कंफ्यूज हैं, बट आई थिंक बाघ जो है सर्वाधिक, बाघ और बाघ डेंसिटी भी यहाँ सर्वाधिक है, तो मानव और बाघ संघर्ष सर्वाधिक यहाँ पे होंगे। IUCN के अनुसार वन्य जीवन को लेकर संघर्ष कितने प्रकार के हैं? तो वन्यजीव, मानव वन्यजीव संघर्ष कितने हैं? 3 प्रकार के हैं, IUCN ने बताया है, ठीक है। ये इसका देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ कहाँ किस टाइप के हैं वो देख लीजिए। एक है डिस्प्यूट लेवल, दूसरा है अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा है डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट। अगला आ जाते हैं, वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों कर्तव्यों के अनुसार वनपाल निम्न में से किसके आदेशों के अधीन कार्य करेगा? बहुत डिटेल में कराया था। वन दरोगा के अधिकारियों के कर्तव्य में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या रेंजर जिसे बोलते हैं उसके अधीन ही कार्य करता है। निम्न में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है? तो इसका वन दरोगा का कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें देखो सारे नहीं दिए ना, इसलिए एक कर्तव्य अपने को क्या है निगलेक्ट करना होगा। तो पहला हुआ है अपने अधिकार क्षेत्र के वन अतिक्रमण को रोकने के लिए जिम्मेदार, बिल्कुल है। आखिरी देख लो, उसे सौंपी गई वन संपत्ति की प्रकृति और सीमा का पूरा ज्ञान हो, ये दोनों आपके पॉइंट लिखाए गए। लेकिन पशुओं के चिकित्सा उपचार के लिए जिम्मेदार कौन होता है? एक चिकित्सा दल होता है, मेडिकल दल, वो होता है, ना कि ये होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये दोनों सही हो जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, शक्तियों, कर्तव्यों के अनुसार निम्न में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है? तो इसका कर्तव्य कौन सा नहीं है? सीधा इसके ऑप्शन पे आते हैं,
कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में वायरलेस नेटवर्क के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार है। नहीं, ये नहीं है, कम्युनिकेशन का कार्य इसका नहीं है। दूसरी चीज़, वायरलेस नेटवर्क इतना ज़्यादा यहाँ पे काम भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती कई बार। तो जंगल में वन रक्षक का कर्तव्य है कि वह जंगल की किस स्तर पर रक्षा करें, इसके बारे में दिखा दें। मेनली है सेक्शन लेवल पे। कुछ लोग बीट में कंफ्यूज हैं। बीट लेवल पे मैंने लिखाया डायरेक्ट, बीट लेवल पे आपका कौन होता है, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड। फिर 2-3 बीट मिलके होते हैं, वहाँ पे आपका बंदर हुआ होता है। तो वो क्या बनाते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं। ये देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट है। ये है डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर जो होता है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर होता है, सेक्शन फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्टर और बंदर होगा। तो सेक्शन लेवल पे कौन सा है, फॉरेस्टर या बंदर होगा। अगला आ जाते हैं, वृक्षारोपण वनरोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। तो एक तो राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम बिल्कुल किया गया। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन ये भी, वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना, ये वनों के विकास के लिए नहीं किया गया, ठीक है, ये वनों का जो ह्रास है उसको रोकने के लिए किया गया। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला एक विशेष उपचार। तो ये क्या, बीज प्राइमिंग में क्या होता है, बीज को पानी में डुबो दिया जाता है। बीज को पानी में जो होता है ना, जैसे चना को आप क्या करते हो, रात भर पानी में भिगो के रख देते हो, सोक कर देते हो, वैसे ही, और फिर उसको हाइड्रेशन को कंट्रोल करते हो। तो सेम चीज़ हो गया सीड प्राइमिंग। बी मास का सही हो गया। बीज दृढ़ीकरण की विधि में क्या क्या शामिल है। दृढ़ीकरण का इंग्लिश जान लो, सीड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन आपने सुना होगा। फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व या विटामिन वगैरह फूड में डाल दी जाती है। सेम बीज में होता है। तो वृद्धि नियामकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जैव सक्रिय रासायनिक विलयनों में बीजों को क्या है, भिगोना। पेड़ों या इसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित या मृत शाखाओं या एकाधिक अग्रकों को हटाना। तो छटाई, ये तो गांव में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, पेड़ों की छटाई, टहनियाँ वगैरह काट देते हैं उसकी, है ना, कांटे आटे या जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो हटा देते हैं। वनों को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वे निम्न में से विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। ये अगर यूपीएससी पूछा होता है ना क्वेश्चन, तो फेफड़े वाला कार्य पूछता, और मेनली क्या होता है, पर्यावरण को शुद्ध करना। जैसे फेफड़े काम करते हैं, वायु को शुद्ध करना, है ना, तो सेम चीज़ ये करते हैं, वायु का अंदर जाके हृदय को ब्लड के माध्यम से देना, वायु O2। तो ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पे क्या UPSSC ने पूछा तो उसने ओवरऑल पूछ लिया, फेफड़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके कौन से आ जाएंगे आपके, इसका ये ऑप्शन नहीं होगा। कीट नियंत्रण नहीं करते हैं। तो जो वन होते हैं ना, वन कीटों को बढ़ावा देते हैं, कीट और ज़्यादा आते हैं। तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। बाकी 1, 3 और 4 ये सही होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, डी नहीं होगा। फिर आगे आ जाते हैं, पृथ्वी के भूभाग का लगभग वन कितना वनावरण है। तो पृथ्वी के टोटल भूभाग पे इस पर बात हुई, 31% से ज़्यादा पे वनावरण है, ओवरऑल 1/3 से आसपास। ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है अभी। मिलने का क्या है कि मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अलग अलग देशों के लिए अलग अलग डेटा है। जैसे इंडिया है, इसका 25% इंडिया दुनिया का जो भूजल है केवल इंडिया यूज करता है। तो इंडिया में भूजल का ज़्यादा यूज होता है ना, औद्योगिक और पारिस्थितिक जरूरतों कृषि के लिए। बाकी जगह भूजल उतना उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका डेटा जब आएगा बता देंगे, इस क्वेश्चन को भी छोड़ के चलिए। TX2 पुरस्कार के संबंध में गलत कथन चुनना था, बड़ा ही सिंपल था। इसकी स्थापना कब हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस, 2010। इन्होंने शपथ ली कि 2022 तक क्या करना है, डबल करनी है TX2, टाइगर की संख्या डबल, इसलिए TX2 नाम रखा। लेकिन इंडिया ने 2018 में ही डबल कर ली थी, 4 साल पहले। ये सारी चीज़ें कई बार बताई हुई हैं, तो ये बस यही गलत पकड़ लेना था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा कैच है इस क्वेश्चन में, हो सकता है UPSSC अपने हिसाब से आंसर दे। देखो, जब चिपको आंदोलन हुआ था उस टाइम तो उत्तर प्रदेश था, ये उत्तराखंड नहीं था, ठीक है। 1973 के आसपास हुआ था। कुछ लोग 74 मान के बैठे होंगे, लेकिन 73 में शुरू हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड बनाए, तो इस टाइम उत्तराखंड में, तो मैंने तो बी दे दिया कि जहाँ पे हैं अभी वहाँ, लेकिन हो सकता है ये आयोग आपका यूपी भी दे सकता है। हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है, ये हमने जो कराया था वैल्यू एडिशन, उसमें क्वेश्चन देते थे, उसमें था ये, ठीक है। तो हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन या हैबिटेट लॉस भी हो सकता है यहाँ पे, इन्वेजन, स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग।
निम्न में से कौन सा संगठन रेड डेटा बुक जारी करता है? बड़ा ही सिंपल सा आ गया, हमने तो सारी रेड लिस्ट भी दे दी थी कि इंडेंजर्ड कौन सा जानवर है, कौन सा नहीं है, क्या है, तो IUCN हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बाघ संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973। निम्न में से कौन सा माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी वाली साइट नहीं है? तो ये सारी साइटें सिर्फ काजीरंगा को छोड़ के, इसकी भी देखो मैंने डिटेल दे रखी है, सारी साइट्स जितनी हैं आपकी माइक साइट्स वो देख लीजिए। ये है चिराग रिपू, देवमाली, देहिंग पटकई, इसके बाद गारो हिल्स, ईस्टर्न द्वार्स एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल में, जो मयूरभंज है उड़ीसा में, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, मैसूर एलिफेंट, नीलगिरी और वायनाड जहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, सदस्यता भी उनकी छीन ली गई है। ठीक है, आगे आते हैं, तो ये काजीरंगा हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्न में से भारत का कौन सा कानून और नीति वन संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया था? तो कौन सा है भारत? देखो ये कुछ लोग बोल रहे हैं 1927 नहीं बनाया गया था, देखो अंग्रेजों ने बनाया और वो क्या बोल के आए हैं कि हम वनों के संरक्षण के लिए बना रहे हैं। अब उनका मकसद कुछ भी रहा हो, बट उन्होंने इस सामने रखा और प्रावधान कुछ ऐसे थे कि जिससे वनों का संरक्षण हो रहा था। मेनली बनाया तो था उन्होंने रेवेन्यू कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, तो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। भारत की वन बहाली नीति ऐसी कोई नीति 1950 में नहीं है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, तो यही आपका सही हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा अधिनियम वनों वन उपज के पारगमन, इमारती लकड़ी, वन उपज पर लगने वाले शुल्क से ये तो अधिनियम धाराएं ऐसी करा दी थी इमारती लकड़ी वाली और भी जितनी होती हैं, ठीक है, कि अगर धारा भी पूछ लेते तो बता देते, यहाँ तो सिर्फ अधिनियम पूछा, भारतीय वन अधिनियम 1927। निम्नलिखित में से किसने जौ और रागी के लिए MSP की सिफारिश की? इसमें भी क्या चाहिए देखो, सिफारिश करना और आदेश देना या घोषणा करना। तो सिफारिश करता है कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, CACP, जो कि यहाँ नहीं दिया है। घोषणा कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। तो यहाँ पे यही सही होगा इसके हिसाब से, लेकिन अगर ये बोल रहे थे कि सिफारिश कौन करता है तो वो करता है CACP। तो ये थोड़ा कैच है, बट UP+C है, वो तो अपने हिसाब से चलेगा। फिर विश्व बैंक के अनुसार किसी वानिकी और मत्स्य पालन ने 2021 में भारत के GDP में कितना मूल्य जोड़ा? ठीक है, GDP की बात हो रही वर्ल्ड बैंक के अनुसार, तो ध्यान रखो ये मैंने बहुत बार बात हुई है कि सेवा क्षेत्र है जो आपका सर्विस सेक्टर वो सर्वाधिक इंडिया में 53 से 54%, जो उद्योग है इंडस्ट्री है वो आपकी कितनी 29-28 रहती है, बचा हुआ 18-19 के आसपास, बीच में अभी 19 हो गया था, एग्रीकल्चर एंड एलाइड होता है, प्राथमिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या कृषि और मत्स्यन आ जाता है, एलाइड में खनन उत्खनन आ जाता है। तो एग्रीकल्चर जब 18 है, साथ में एलाइड भी है, तो ये कितना है आसपास ही होगा, तो 16.8 आपको देख लेना था, क्योंकि ये कौन घोषित कर रहा है, किसके? विश्व बैंक के अनुसार पूछी जा रही। और बाकी इतने दूर दूर थे कि यहाँ कन्फ्यूजन होना ही नहीं था। ये देखो कितना डिफरेंस है। तो जिन लोगों को बोल रहा है ना, कुछ लोगों ने क्या है ना PDF से ही पढ़ना, PDF को देख के बस इधर उधर से दुनिया भर से PDF उठाई थी। जिन्होंने वीडियो क्लासेज लेक्चर सही से सुने थे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ की बात हुई थी, जितनी भी चीज़ें हैं। अगर आपकी नहीं है, देखो इकोनॉमिक्स की बात हो रही ना, ये तो इकोनॉमिक्स भी बहुत डिटेल में कराई थी जहाँ जिसका उपयोग होता। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कौन सा मंत्रालय तैयार करता है? कुछ लोग बोले ISFR रिपोर्ट होती है। FSI जो रिपोर्ट तैयार करता है उसका नाम होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये कोई लीगल टर्म नहीं, इसको बदल भी सकता है वो नाम को, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय। अब इसकी आस में लोग सोचें क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है? तो वनों का योगदान सब कुछ था, सिर्फ पॉलीथीन जोड़ दी इन्होंने, नहीं तो दवाएं भी था। तो ये वाला आपका क्या है? नहीं होगा। फिर भारत में पारिस्थितिकी का जनक, एक सीधा बुक में लिखवाया रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं। पारिस्थितिक तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ी की पहचान करनी, सिंपल आ जाते हैं डायरेक्ट। चापराल जो है वो आपका मेडिटेरेनियन रीजन में पाए जाते हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है, बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती है, खट्टे वृक्ष वगैरह होते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। बोरियल शंकुधारी वन नहीं पाए जाते हैं। फिर किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर जो विविधता है जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। तो देखो ये मैंने बताया कोई क्षेत्र हो या कोई एक सिंगल इकोसिस्टम हो,
तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रजाति जो पाई जाती वो होती अल्फा। जब दो पारिस्थितिक तंत्र हो और वहाँ पे जो कॉमन है वो हटा देते हैं, इसके बाद जो अलग है एकदम डिफरेंट है केवल उनको लेते हैं तो वो बीटा हो गई। एक पूरा इकोसिस्टम उठा लेते हैं, समुदाय उठा लेते हैं, फिर वहाँ देखते हैं तो वो गामा हो गई। बहुत डिटेल में कराया है, प्लस मैंने पेड ग्रुप में एक नोट दिया था अपना यूपीएससी वाला, उसमें सारी विविधताओं की बात हुई थी, तो यहाँ से ही सिंपल सा था, अल्फा हो जाता। 16 बने एक पारिस्थितिक तंत्र, वही बोले जिन्होंने क्लास ध्यान से सुनी होगी उनके लिए बहुत आसान हो गया होगा आज का पेपर, ठीक है। 16 वन के बारे में मैंने बताई थी कि नीलगिरी, अन्नामलाई और 3 पहाड़ियाँ हैं पालनी। इन तीनों पहाड़ियों पे 1500 मीटर, वैसे नॉर्मली 2000 मीटर बोला जाता है बट 1600 से पाए जाते हैं, तो 1500 मीटर से 3000 मीटर के बीच में वन पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है 16। ये आपके शीतोष्णकटिबंधीय वन होते हैं मेनली। तो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात हो रही। भारत की जनसंख्या लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है। जिसने भी इकोनॉमिक समरी पढ़ी हो तो उसको पता होगा 46 से 47% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, तो एक हाफ ही हो गया ये। फिर निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? बहुत ही सिंपल है, अभी भी रबी की फसल की कटाई हुई है। गेहूं के साथ क्या बोया जाता है? चना, मसूर वगैरह, ये तो चना। तो ये सारी लिखवाई हैं, रबी की फसलें लिखवाई हैं, खरीफ की लिखवाई हैं, जायद की लिखवाई। यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है। जैसे मैं मार्क्स देख रहा हूँ, थोड़ा बात कर लेते हैं आगे। लोगों के मार्क्स देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से 70 प्लस ऑलमोस्ट लोग जो हैं अधिकतर यहीं पे ही रह गए हैं, तो कट ऑफ भी आपका इसी के आसपास जाना चाहिए। जिन लोगों के कम बन रहे हैं वो ज़्यादा वो मत हो। 90% या 90 प्लस हमने टारगेट रखा था, बट टॉप थोड़ी करना है। टॉप करने का टारगेट रखा जाता है, जब नहीं हुआ तो निराश होने की बात नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपके 70 या उसके आसपास आ रहे हैं और उसके ऊपर आ रहे हैं तो आप तो पक्का मान के चलो कि आपको कॉल आएगी, फाइनल कॉल भी आपका यहाँ से हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली बार पढ़ रहे थे सब लोग, तो इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद भी मिस्टेक करके आए, तो सोचो उन लोगों का, सोचो जिनके पास कोई वो ही नहीं था, जिनको टीचरों ने एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ाया, जिन टीचरों को खुद ही नहीं पता है कि धारा 2 में क्या बात हो रही है, धारा 4 में क्या बात हो रही है, वो क्या समझाए होंगे। तो उन स्टूडेंटों को तो उन्होंने कबाड़ा कर दिया। जैसे आज मुझे कोई बता रहा था कि कोई प्रिंटेड नोट्स दे रहा था हमारे फॉर्म में, ठीक है, उन्होंने 3 धाराएं गलत लिखवाई थी, वो तीनों पूछी गई हैं। तो ऐसे काम खराब हुआ है लोगों का, तो उसका टेंशन मतलब बहुत सारे लोग अभी 65 के भी नीचे आएंगे, थोड़ी आंसर की आने दो, इससे आप लोग मिला लेना, फिर अपने रियल स्कोर बताना। बाकी कल हो सकता है तो एक लाइव क्लास लेंगे। कुछ स्टूडेंट अब बोल रहे हैं कि सर आगे कौन सा बेस्ट टारगेट करोगे, वीडियो ये वो, हम सभी लोग बात करके आपस में जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उस पर आएंगे। और हाँ, एक बात याद रख लेना, हम जो भी एग्ज़ाम टारगेट करेंगे हम 50 प्लस हमारा रहेगा, ये सीटें हमें चाहिए ही चाहिए। इसी हिसाब से तैयारी होगी, इसी हिसाब से लोगों को मेहनत करनी होगी, हम कराएंगे। ये है, ये 50 प्लस ये मिनिमम रखा है, इसमें बंद होगा मुझे लगता है 80 प्लस ना चला जाए। 80% की बात हो रही है, 80 सीटें नहीं, 80% प्लस ना चला जाए, क्योंकि और सब जगह शून्य पड़ा हुआ है ना। हम वही जो शून्य में हैं, शून्य रखते हैं निरंतर। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का, बेस्ट ऑफ लक।